कर रहे थे, आपने बेड़ा उठाया, आपने गांव भी गोद में लिया है। हाँ, मैंने एक भैड़को गांव गोद लिया है। मैंने अलवर जिले के सभी क्षेत्रों के गांवों को गोद लिया। आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं भीड़ इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर वे अभी एक एक कार्यकर्ता से पूरी तरह से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। ये जो चुनाव है आप इसे इस बार कैसे देख पा रहे हैं पिछली बार के मुकाबले? ये चुनाव प्रो गवर्नेंस के लिए चुनाव है। मोदी जी के प्रो गवर्नेंस के लिए लोग वोट दे रहे हैं। आप बहुत बिजी शेड्यूल है, कैसे आप ये मैनेज कर पाते हैं पूरा दिन भर? सबके साथ मिलकर करते हैं, सब लोग साथ मेहनत करते हैं, कार्यक्रमों को तय करते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग करते हैं, डिटेलिंग करते हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो पूरी टीम काम करती है। हम देख पा रहे हैं कि सुबह से रात तक इसी तरह से कार्यकर्ताओं से घिरे रहते हैं। मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार, कैसे होगा? जिस तरीके से कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, पार्टी की क्रेडिबिलिटी है, मोदी जी की गारंटी पर लोगों का विश्वास है, निश्चित रूप से 400 पार होगा। आपको लगता है कि जो काम केंद्र सरकार ने किए हैं धरातल पर उनका असर इस बार भी देखने को मिलेगा? हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी करेगी और राजस्थान में खासतौर पर 25 की 25 सीटों की बात है। बहुत ज्यादा असर देखने को मिलता है और लोगों के मन में सबसे बड़ी बात है, बहुत अद्भुत विश्वास मोदी जी के प्रति है। लेकिन कई जगह कड़ी टक्कर है। तो अलवर लोकसभा की यह लक्ष्मणगढ़ जगह है जहां से भूपेंद्र यादव आज जनसंपर्क इस पूरे इलाके में कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार, कैसे होगा 400 पार? 400 पार क्यों नहीं होगा? लोगों में इतना उत्साह है, उमंग है, चुनाव में इतना जोश है, मोदी जी का गवर्नेंस का विषय है और हम तो जमीन पे देख रहे हैं कि ये चुनाव तो जनता लड़ रही है। 400 पार होगा। पूरे देश में अगर हम बात करें तो बड़ी तादाद में कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी में आना जारी है। राजस्थान में आज भी कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो विपक्ष ये कह रहा है कि इनके पास कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं वो बीजेपी में शामिल होते ही पाक साफ हो जाते हैं। नहीं तो कांग्रेस के पास कौन ऐसा आदमी जो भ्रष्टाचार का हमारे पास आया? मान लीजिए अलवर में डॉक्टर करण सिंह आए हैं, वो तो हार्ट के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट थे, 2 बार के पूर्व सांसद रहे। मान लो जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर आए हैं तो पंचायती राज के तो बढ़िया आदमी है। आज भी एक हमारी सुबह कठुमर की पंचायत समिति की प्रधान ने किया है तो सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता है। अकबरपुर और उमरेड के पंचायत समिति के प्रधान आए हैं तो वो तो बढ़िया लोग हैं। कल हमारे वो दीक्षित जी आए थे तो वो तो अलवर के ख्यातिवान वकील है। अभी लक्ष्मणगढ़ में मैंने 31 कांग्रेस के लोगों को जो शामिल कराया है ये तो सब स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोग हैं। कोई इन पे ईडी के तो क्या ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है? 100% जी, 100% राजनीतिक। तो आप ये कह रहे थे कि घोषणा पत्र की हम बात कर रहे थे और घोषणा पत्र में आप कह रहे थे कि जो तमाम वादे पूरे किए हैं, लेकिन 5 ऐसे वादे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे नहीं। जैसे मैं जिक्र कर रहा था, एनआरसी का जिक्र कर रहा था, समान नागरिक संहिता की बात कर रहे थे, गंगा सफाई अभियान की बात करें, गंगा सफाई या गरीबों को पक्का मकान की बात करें। वो तो पक्का मकान तो अब इस नए घोषणा पत्र में और अतिरिक्त देने को कहा है, वो तो टारगेट पूरा कर लिया है। निर्मल गंगा अभियान को तो यूएन की तरफ से अवार्ड भी मिला है। ये तो कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात करें, ये भी बात है। अरे तो आप जो तथ्य लेकर के आए हैं वो आधे अधूरे फैक्ट्स लेकर के आए हैं जी, तो ये तो नहीं होना चाहिए, है ना? लेकिन एनआरसी आप लागू करेंगे ये तय है। ये तो सरकार कर रही है जी। यहाँ पर अलवर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लड़ाई कांग्रेस बीजेपी के बीच की है सीधी, या फिर समाज के नाम पर जो कई लोग ये बात कर रहे हैं कि दोनों तरफ से यादव प्रतिनिधि यहाँ पे हताश और निराश है जी, और हताशा और निराशा में ही कांग्रेस वाले रोज बयान देते रहते हैं। बाकी तो मुझे लगता नहीं है कोई लड़ाई में। राहुल कसवा छोड़ करके आ गए तो कह रहे हैं कि चूरू हम कल गए थे, चूरू में मुकाबला कड़ा है, और नागौर में ज्योति मिर्धा कांग्रेस की तरफ से आई, वहां पर भी इस बार कहा जा रहा है मुकाबला कड़ा है। हनुमान बेनीवाल लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और वहां पर गठबंधन। देखो, चुनाव होता है तो कभी चुनाव को हल्के में लेना चाहिए जी। हम 400 पार आएंगे इसका मतलब बिना मुकाबले के थोड़ी आएंगे। चुनाव लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को प्रभावित करेंगे और विजय करके आएंगे। तो चुनाव, ये तो फिर चुनाव क्यों होता है? चुनाव तो हमेशा मुकाबले के लिए होता है और हम मुकाबले में ही 400 जीतेंगे। आपके घोषणा पत्र को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र से बेरोजगारी का मुद्दा गायब है और गरीबों का मुद्दा गायब है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है, जो देश का विकास है, जो देश की अर्थव्यवस्था का विकास है, वो तो सब रोजगार के बढ़ाने के साधन ही है।
विपक्ष लगातार इसी बात को लेकर के इस चुनाव में आप पर हमला कर रहा है कि 400 सीटें अगर आ गई तो संविधान को खत्म कर देंगे। क्या कांग्रेस की आई थी तब हो गया था खत्म? और कांग्रेस ने तो देश के इमरजेंसी लगा दी थी। मोदी जी ने जवाब भी दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर खुद भी आ जाएं तो संविधान खत्म नहीं हो सकता है। संविधान कोई भी नहीं बदल सकता। हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। तो कोई जो तेज लो ना थोड़ा, तो कोई भी नहीं बदल सकता है। हनुमान बेनीवाल ने कहा उपराष्ट्रपति को लेकर टिप्पणी की कि कहा कि जो धनखड़ हैं वो सरपंच का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। देखिए, कोई बेहुदा टिप्पणी करे तो उसका जवाब देना हर टिप्पणी का जरूरी नहीं होता। लेकिन आप देखिए केंद्र में नुमाइंदगी करेंगे इस इलाके की, और पहले भी आपने इस इलाके का गांव भी गोद लिया, डेवलपमेंट को लेकर के आपने कहा था। नहीं, 4 जी, 4 गांव आपने इस इलाके के गोद लिए और 193 MP लेट से काम कराए हैं जी। 57 जगहों पे ई-लाइब्रेरी के लिए फंड दिया है जी, और कई विकास के कार्यों में योगदान किया। लेकिन सरिस्का जैसा इलाका है वो डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। सरिस्का का भी ES जोड़ तय किया था जी। अशोक गहलोत जी की सरकार लंबे समय तक लेके बैठी रही, अब उस पर प्रक्रिया तेज चल रही है और मैं तो सरिस्का के टूरिज्म को बढ़ाने में पूरी तरीके से कटिबद्ध हूँ। इस इलाके का जो औद्योगिक डेवलपमेंट है वो बाकी जगहों के जैसे नहीं हो पाया जो NCR के इलाके हैं। नहीं, भिवाड़ी और नीमराना और गिलोट इंडस्ट्रियल एरिया तो बेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया है, बल्कि गिलोट में तो जो जापानीज एक्सपोर्ट का जो एरिया बना हुआ है जी, वो तो अच्छा बना हुआ है। अभी भी और संभावना अलवर में आप देख बहुत काफी तेजी से ग्रोथ हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि आप अलवर महेंद्रगढ़ भिवाड़ी से टिकट चाह रहे थे और आपको अलवर में भेज दिया। देखो, पार्टी तय करती है, मेरे चाहने निचाने से विषय नहीं है जी। मैं पार्टी का सब जगह कार्य करता रहा हूँ और एक लंबे समय तक अलवर कार्य क्षेत्र रहा तो अलवर उन्होंने दे दिया जी। लेकिन चर्चाएं ये भी है कि यहाँ पर जो पूर्व सांसद हैं बालकनाथ, वो नजर नहीं आ रहे हैं आपके चुनाव प्रचार में। बालकनाथ जी सब जगह हैं और वो तिजारा पूरी तरीके से संभाल रखा है और लगातार उनके दौरे, उनके स्टेटस देखिए। अब मेरे पीछे से जो मेरे गांव रह गए तिजारा क्षेत्र में, उसको बालकनाथ जी कवर कर रहे हैं। तो किसी तरह का ऐसा कोई सवाल ना कोई सवाल ही नहीं उठता। भूपेंद्र जी, जो सियासत के गलियारे हैं उनमें एक चर्चा बड़ी तेजी से सामने आई और वो चर्चा ये थी कि लोकसभा चुनाव के बाद जो केंद्रीय नेतृत्व है, JP नड्डा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो उत्तराधिकारी के तौर पर आपको देखा जा रहा है। क्या आप भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे? ऐसा कुछ भी नहीं। ये चर्चाएं बहस चर्चाएं हैं। हाँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन पार्टी ने आपको जहां जहां जिम्मेदारी दी है, हमने देखा, राजस्थान से शुरुआत करता हूं और उसके बाद में तमाम राज्यों के प्रभारी के तौर पर, सह प्रभारी के तौर पर, चुनाव प्रभारी के तौर पर आपने बड़ी बखूबी से जिम्मेदारियां निभाई हैं। ये तो पार्टी के नेतृत्व का विश्वास है जी, और मैं हमेशा अपने आप को कार्यकर्ता मान के काम करता हूँ। और भी बड़ी जिम्मेदारी आएगी तो आप उसी तरह से निभाएंगे। देखो, ये तो अपना काम होता है, आप काम करते चलते हो। ये पार्टी से हम जो जुड़े हैं, जब हम कभी बचपन में संघ के स्वयंसेवक बने थे तो एक विचारधारा से प्रभावित होकर काम करना तय किया था और उस विचारधारा के मिशन पे काम करते। आपने बचपन का जिक्र किया तो मैं थोड़ा सा जानना ये चाहता हूं कि अजमेर के छात्र संघ में सक्रिय रहने वाला छात्र संघ का पदाधिकारी, छात्र नेता कैसे यहां तक पहुंच गए? लगातार काम करते चले गए, ईमानदारी से करते चले गए तो पहुंच गए। आपके मैनेजमेंट को पार्टी में बड़ा माना जाता है कि भूपेंद्र यादव का जो मैनेजमेंट है, उनका प्रबंधन है, वो काबिले तारीफ है। अमित शाह भी इसके कायल हैं। क्या आपने कुछ खास सीखा उनसे? नहीं, उनका तो मेहनत, उनका परिश्रम, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो तो अमित भाई काफी मेहनती, काफी परिश्रमी है। काफी परिश्रमी हैं। अब आप यहाँ से, अगर यहाँ की ही बात करूं मैं, तो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो नए हैं आपके मुकाबले। आपको जितना राजनीतिक अनुभव है उतना नहीं है। विधायक बने और फिर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आपके सामने उतारा, ललित यादव को। उसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, मुझे कोई ज्यादा नजर नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 8 विधानसभाएं हैं उनमें 5 पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। वो कोई संयोग है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। और आप एक नया प्रयोग करेंगे? निश्चित रूप से। क्या रुझान कार्यकर्ताओं का आप जब मिल रहे हैं तो आ रहा है? कार्यकर्ता और जनता में बहुत रुझान है, बहुत उत्साह है जी। और बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव चल रहा है। एक और सवाल कि राजस्थान में राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि गरीबों के, महिलाओं के खाते में अगर उनकी सरकार आई तो वो 1 लाख रुपए पैसे खटाखटाएंगे। उनकी सरकार ही नहीं आई है तो उनके दावों को सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए होते हैं जी। वो कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं?
तो आप कह रहे हैं कि उनके सरकार ही नहीं आएंगे? कहाँ, जब उतनी सीटें पे नहीं लड़ रहे तो कहाँ से आएगी? राजस्थान में भी कम से कम 20-22 पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, बाकी पूरे देश में कितने पे लड़ रही है कांग्रेस? जी, अब कहाँ आएंगे? तो मतलब विपक्ष आप देख रहे हैं गठबंधन के बावजूद अलग थलग है। गठबंधन भी तो टूट गया, ममता जी उनको छोड़ के चली गई, कम्युनिस्ट उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, नीतीश जी उनको छोड़ के, लेकिन राजस्थान में तो कम्युनिस्ट उनके साथ हैं। अब यही तो समझ में नहीं आता कौन किसके साथ है जी। जब कम्युनिस्ट उनके साथ है तो फिर राहुल गांधी के वायनाड में खिलाफ क्यों है? ये तो वो जवाब देना जो इतने ज्यादा बिहार में भी वो कम्युनिस्टों के साथ है जी। तो ये वो उनका गठबंधन है क्या? कोई बताएगा तो सही कि ये क्या गठबंधन है? वो केवल अपने आप को बचाने के लिए साथ है और कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने देखा कि अब की बार उनका जो गठबंधन राजस्थान में है, बीएपी पार्टी के साथ भी, आदिवासी पार्टी के साथ भी, और हनुमान बेनीवाल जो पिछली बार आपके सहयोगी के तौर पर नागौर में लड़े थे, इस बार उनके साथ है। आपको लगता है कि कुछ असर दिखेगा? मुझे नहीं लगता है कोई असर होगा। नहीं होगा। आप इस बार के चुनाव को कैसे देख रहे हैं पिछली बार के बजाय? मैं कह रहा हूँ ये चुनाव प्रो गवर्नेंस पे चुनाव है, मोदी जी की गारंटी का ईमानदारी से विषयों को आगे ले जाने का चुनाव है। आप बार बार अपनी सभाओं के अंदर किसानों का जिक्र तो करते ही करते हैं, साथ ही ये भी कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं वो आम आदमी के लिए, और उसका फायदा अब सरकार अगर आएगी तो और ज्यादा बेहतर तरीके से मिलेगा। वो कौन सी योजनाएं हैं जिन पर आप जो लगातार कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? आज जो हमारे घोषणा पत्र में नए आवास तय हुए हैं, सूर्योदय योजना तय हुई है, ये सब योजनाएं हैं जो निश्चित रूप से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगी। सौर ऊर्जा को लेकर के भी, सौर ऊर्जा को लेकर भी कहा है, सूर्योदय को लेकर के जी। तो ये सब आज हमारे घोषणा पत्र में विषय है। ये इस सरकार में शुरू कर दी गई, लेकिन आप अब अब की बार और जीत करके आएंगे तो ये तमाम योजनाएं और तेजी से आगे बढ़ेंगी या और लोगों तक आप पहुंचाएंगे? बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। गरीब को लेकर के, एमएसपी को लेकर के लगातार बात होती है, क्या सरकार ने 7% एमएसपी बढ़ाई थी? हमने अपना घोषणा पत्र पूरा लिख दिया है जी। जो बातें हमारी घोषणा पत्र में, वो हमारा दस्तावेज है चुनाव का। राजस्थान में धरातल पर डबल इंजन की सरकार, और उसके बाद कैसे लोगों को फायदा मिलेगा? क्योंकि आपकी जुबान पर, आपके दावों में लगातार पेपर लीक जैसे मसले थे, कानून व्यवस्था जैसा मसला था, महिला सुरक्षा जैसा मसला था। ये चुनाव केंद्रीय विषयों को लेकर के चुनाव है और केंद्रीय विषयों को लेकर के हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान के जो पेपर लीक जैसे मुद्दे थे वो चुनाव में प्रभावी नहीं हो रहे ना। जैसे आज हमने घोषणा पत्र में कहा है कि हम परीक्षा पे कानून लेके आएंगे, लेकिन उसका संदर्भ क्या है? उसका संदर्भ यह है कि अलग अलग राज्यों में जो बार बार पेपर लीक होते रहे उससे लोग परेशान होते रहे, और उदाहरण क्या है? तो उदाहरण राजस्थान का है। तो वो ऐसा नहीं होता, आइसोलेशन में राजनीति का कोई विषय नहीं होता है, राजनीति का विषय होता है और उसके परिप्रेक्ष्य में उसके समाधान तय किए जाते हैं। तो समाधान को लेकर ही हम लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस सरकार के दौरान की पेपर लीक को बात करें तो कांग्रेस हमेशा कहती थी वो तो बीजेपी के राज में भी तमाम राज्यों में होता रहा है, कानून हम लेकर के आए। कानून तो अब केंद्र से हम लेकर के आए। नहीं, राजस्थान में एक पेपर लीक के खिलाफ कानून का तो कुछ नहीं, गिरफ्तार तो कोई नहीं हुआ। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो धरातल पर नहीं उतरा। कहाँ उतरा? इतना भयंकर भ्रष्टाचार था, इतना भयंकर भ्रष्टाचार था, वो कहाँ उतरा? तो अब आपका, मैं उस रोड मैप पे आना चाहता हूं कि खासतौर पर राजस्थान या पूरे आप देश को तो देख ही रहे हैं, राजस्थान के लिहाज से, अलवर के लिहाज से रोड मैप क्या होगा? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लागू करना, हमारे घोषणा पत्र में भी कहा है कि हम हर घर तक जल पहुंचाएंगे, और मैंने अपने मतदाताओं को भी कहा है कि मैं अलवर में हर घर तक जल पहुंचाने के विषय को आगे बढ़ाऊंगा। एक आखिरी सवाल है भूपेंद्र जी, क्योंकि विपक्ष आप पर यह आरोप लगाता है और ये कहता है कि भूपेंद्र यादव बाहरी हैं। आप थोड़ा सा विस्तार से इसे बता दीजिए कि आप कैसे यहाँ से ताल्लुक रखते हैं। आपको जवाब दे चुका हूँ मैं। 4 आदर्श गांव हैं, 193 MP लेट के वर्क है, सारी योजनाएं हैं, मेरा परिवार है, रिश्तेदारी है, सामाजिक रिलेशन है। तो मैं और इससे ज्यादा आपको क्या जवाब दूं? आप कांग्रेस वालों से ही पूछो ना। जी चलिए, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी हमें वक्त देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। तो भूपेंद्र यादव हमसे बात कर रहे थे और यहाँ के मुद्दों से लगा करके केंद्र सरकार के तमाम दावे वादों को लेकर के उन्होंने बात की, बेबाकी से अपनी राय रखी। आप देख रहे थे नेताजी का रोड शो।